हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है पुनः आपका इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को पता है कि कल तक की क्लास में अपन ने हिंदी की शिक्षण वीडियो में कौशलों को कंप्लीट कर लिया था। कौशल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज अपन एक विषय के ऊपर और चर्चा करेंगे, है ना। वो अपन करेंगे भाषा की प्रमुख विधाएं या दक्षता का विकास। इसको अपन दोनों नाम से जान सकते हैं। टॉपिक का नाम है भाषा की प्रमुख विधाएं, भाषा की प्रमुख विधाएं या भाषा दक्षता का विकास। देखो, हालांकि अभी तक रीट में यहां से कोई खास प्रश्न आया नहीं है। ग्रेड 2 में जो बालक हिंदी लेते ना, उन बालकों के तो आपके ये भाषाओं की चीजें दी जाती है, उसके अंतर्गत तो आपके ये चीज मिलती है। लेकिन अभी तक रीट के अंतर्गत अपन को यहां से कोई विशेष प्रश्न या कोई खास प्रश्न आज दिन तक देखने को नहीं मिला है कि विधाओं से कोई प्रश्न पूछा गया हो। नहीं के बराबर आते हैं तो फिर इतने सिंपल आते हैं कि जिसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। हालांकि मैं आपको थोड़ा पढ़ाने का प्रयास करूंगा और मैं खुद यही चाहूंगा हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़े जितना रीट में आता है ग्रेड 2 हिंदी वालों को। वैसे ही में ये कौशल तक तो सबके सेम होता है, ये ग्रेड 2 का बड़ा भाग है। सेकेंड ग्रेड में जो बालक हिंदी लेते हैं उन बालकों के यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, रीट में इनके प्रश्न देखने को नहीं मिलते। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा मूल बातें बताऊंगा, खास बातें बताऊंगा, आपको भी उतनी याद रखनी है ना। समझा करके जाऊंगा, नॉर्मल बातें समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखवा दूंगा, आपको भी उतना ही लिखना है। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, हमने 2021 में एक ई बुक डाली थी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा है कन्हैया एजू सेंटर वाला, तो वहां पे फाइल में जाकर के ऊपर लिखना बुक, केवल लिखना, तो वहां पे ई बुक लिखा हुआ आ जाएगा शिक्षण वीडियो की। उसमें सारी सब्जेक्ट की है, उसमें हिंदी में खोलना, वहां भाषा दक्षता का विकास होगा, तो वहां मैंने डिटेल से भी लिख रखा है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ना है और एक बार वहां पे हल्की सी नजर घुमा देना। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत है, वहां तक जाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार नजर घुमा देना। सामान्य लाइनें हैं तो वहां से पढ़ लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता, इसका आपको ये ध्यान रखना है, हल्का सा ये ध्यान रखना है भाई। क्लियर यहां तक, है ना। यहाँ तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको सामान्य बातें या जनरल बातें, जो खास चीजें होती है वो मैं इसके बारे में आपको बता करके जाऊंगा, विशेष चीजें, है ना। अब देखिएगा, भाषा दक्षता के विकास की बात करें या विधाओं की बात करें, भाषा विकास की एक विधा आती है जिसको कहा जाता है मेरे दोस्तों गद्य शिक्षण। कौन सा शिक्षण कहा जाता है मेरे दोस्तों? एक विधा आती है जिसका क्या नाम है आपके गद्य शिक्षण। भाषा शिक्षण की एक विधा आती है और इस विधा का नाम क्या है दोस्तों? गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण का मतलब क्या होता है? गद्य शिक्षण किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि आपने छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा होगा, जो लाइन टू लाइन लिखा होता है, बिल्कुल सटीक साधारण भाषा में, जिसको पढ़ते ही व्यक्ति को सीधा समझ में आ जाए, वो गद्य शिक्षण कहलाता है। इसमें किसी प्रकार के छंद, अलंकार, रस, रीति वगैरह आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको पढ़ने के लिए कोई लय, गति, लय, सुर, ताल आदि की भी क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। इसे गाया नहीं जाता। ऐसे शिक्षण को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ऐसे शिक्षण को हम जानते हैं आपके गद्य शिक्षण के नाम से। भाई किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? गद्य शिक्षण के नाम से। देखिएगा, गद्य शिक्षण संस्कृत की गद धातु से बना है। गद्य शब्द संस्कृत की, गद्य शब्द संस्कृत की गद धातु से बना है। गद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। जिसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना, बिल्कुल क्लियर कह देना, स्पष्ट कहना, है ना। आप गद्य शिक्षण को पढ़ते हो तो उसमें किसी भी प्रकार की घुमावदार बातें नहीं होती, जैसे कविताओं में होती है या पद्य शिक्षण के अंतर्गत होती है। सीधी बात की जाएगी, पढ़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो जहां पे सीधा स्पष्ट कहा जाता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों? इसको अपन जानते हैं दोस्तों इस नाम से। इसको अपन कह सकते हैं व्रतबंधहीन रचना गद्य शिक्षण कहलाती है। व्रतबंधहीन, बंधहीन, व्रत
बंधहीन रचना गद्य शिक्षण कहलाती है। गद्य शिक्षण कहलाती है। यानी कि इसके अंतर्गत व्रत बंधहीन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज से ये बंधी हुई नहीं है, स्वतंत्र है, न इसमें कोई अलंकार है, न इसके अंतर्गत कोई आपके रस है, न इसके अंदर किसी भी प्रकार का छंद है। बिल्कुल स्पष्ट बात कही गई। जो व्रत बंधहीन, जो किसी भी चीजों के अंदर बंधा हुआ ना हो, उसको अपन क्या कहते हैं? गद्य शिक्षण कहते हैं। कि इसमें सीधी सीधी बात आपको कही जाती है। जैसे आप सुबह पत्रिका पढ़ते हो, वो एक प्रकार का गद्य शिक्षण है। तो उसमें आप पढ़ते हो, सीधी सीधी न्यूज अपन को समझ में आती है, कोई घुमावदार बात होती नहीं है। तो ऐसी चीजों को अपन क्या कहते हैं? गद्य शिक्षण कहा जाता है। एक बात यहां पे और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, गद्य शिक्षण को साहित्यकारों की कसौटी कहा जाता है। गद्य शिक्षण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एक बात और ध्यान रखना, गद्य शिक्षण को साहित्यकारों की, गद्य शिक्षण को साहित्यकारों की कसौटी कहा जाता है। कसौटी कहा जाता है। साहित्यकारों की क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, गद्य शिक्षण को साहित्यकारों की कसौटी कहा जाता है, या गद्य शिक्षण को साहित्यकारों की क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? कसौटी कहा जाता है। यह भी आपको क्या रखना है? इसके द्वारा याद रखना, यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, है ना। अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों गद्य शिक्षण के महत्व या उद्देश्य। तो सामान्य सी बातें होती है कि भाई गद्य शिक्षण आपको क्यों पढ़ाया जाएगा। गद्य शिक्षण के महत्व एवं उद्देश्य, गद्य शिक्षण के महत्व कह सकते हो, उपयोगिता कह सकते हो, उद्देश्य कह सकते हो, एक ही बात है, महत्व या उद्देश्य। मैंने आपको कहा कि मैं आपको केवल मूल बातें बताऊंगा, उससे अतिरिक्त बात आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, हाँ, मेन बातें अपन को पढ़ करके आगे जाना है इसके अंतर्गत यहाँ, क्योंकि यहाँ से हमारा कोई विशेष प्रश्न बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें विधाएं हैं, तो विधाओं की हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। आज की क्लास में मैं आपको सारी विधाएं पढ़ा दूंगा, एक भी विधा नहीं छोड़ूंगा, सारी विधाओं की जानकारी आपको दे दूंगा। जितनी जानकारी दे रहा हूं उतनी जानकारी आपको भी क्या रखनी, याद रखनी। विस्तृत कहां से पढ़नी है वो भी मैंने आपको बता दी कि आप विस्तृत पढ़ना चाहो तो उस ई बुक से पढ़ सकते हो ना, अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए। बाकी जो है मैं जैसा पढ़ा रहा हूं उसी को आप क्या करो मेरे दोस्तों, पढ़ लो एक बार, है ना। यहां पे ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों कि गद्य शिक्षण के महत्व या गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होगा। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना, एक तो होता है बालकों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है दोस्तों? व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना, है ना। आप जब भी किसी भाषा का प्रयोग करते हो, लैंग्वेज का प्रयोग करते हो, तो उसके अंदर व्याकरण का आपको पूरा का पूरा क्या हो जाए मेरे दोस्तों, ज्ञान हो जाए। इसके लिए आपको क्या पढ़ाया जाता है? एक गद्य शिक्षण पढ़ाया जाता है। ध्यान रखना, गद्य शिक्षण से सबसे ज्यादा शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ध्यान रखना, शब्द भंडार में वृद्धि जो होती है वो किससे होती है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, शब्द भंडार में वृद्धि जो सर्वाधिक होती है वो किससे होती है? गद्य शिक्षण। क्योंकि कविता शिक्षण के अंदर तो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, उसमें तो क्या ही होगा। तो इसीलिए गद्य शिक्षण के अंतर्गत हमें अच्छा देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत आपके अधिक से अधिक जो है शब्द भंडार में क्या होती है मेरे दोस्तों? वृद्धि होती है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करें मेरे दोस्तों, है ना, इसको ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति हर कोई पढ़ सकता है, बिना शिक्षक के भी एक पढ़ने वाला व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। ज्ञानार्जन का सशक्त माध्यम, ज्ञानार्जन का क्या माना जाता है मेरे दोस्तों? तो ज्ञानार्जन का ये सशक्त माध्यम माना जाता है, माध्यम माना जाता है। ज्ञानार्जन का सशक्त माध्यम माना जाता है। यह भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ज्ञानार्जन का एक अच्छा माध्यम माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक बालक इसको क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष का विकास तो करता है, लेकिन ये भावात्मक पक्ष का भी विकास करता है। भावात्मक पक्ष का विकास, ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भावात्मक पक्ष के विकास पर बहुत अधिक बल दिया था, है ना। तो ध्यान रखना, गद्य शिक्षण को अपन पढ़ते हैं तो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उनके भावों के साथ में भी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है दोस्तों होने लगती है। हम अपने भावों को भी क्या करने लगते हैं? प्रकट करने लगते हैं। यह बात भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है शुद्ध उच्चारण करना सिखाना, शुद्ध
उच्चारण करना सिखाना, पठन या वाचन कौशल का विकास करना, पठन कौशल का विकास करना, क्योंकि बालक स्वयं यहां से क्या करता है मेरे दोस्तों, पढ़ता है, तो इससे पठन कौशल का भी क्या होता है मेरे दोस्तों, विकास होता है। ये भी क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना वो क्या होता है दोस्तों, लिपि एवं लेखन शैली का ज्ञान कराना, लिपि व लेखन शैली का ज्ञान कराना, ये आपको इसके अंतर्गत क्या रखना है मेरे दोस्तों, याद रखना है। इनके उद्देश्य को याद रखना है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना। ये आपके गद्य शिक्षण के प्रमुख क्या माने जाएंगे दोस्तों, उद्देश्य माने जाएंगे, जिनको आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है ना। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। अभिव्यक्ति सुधारना, है ना, बालकों के शब्द कौशलों में विकास करना, है ना, बालकों की सामाजिक संस्कृति विरासत को सुरक्षित रखना, ऐसे उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। लेकिन मूल बातें अपन को याद रखनी है, 4-5 बातें अपन को समझने के लिए चाहिए होती है, वो अपन ने लिख दी यहाँ पे। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, शब्द भंडार में वृद्धि, ज्ञानार्जन का सशक्त माध्यम माना जाता है, भावात्मक पक्ष का विकास इससे अधिक होता है, शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है, पठन कौशल का विकास होता है, लिपि और लेखन कौशल का भी इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, तो इसके द्वारा भी इसका क्या किया जा सकता है मेरे दोस्तों, विकास किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। फिर आती है मेरे दोस्तों गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां, गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां, बस 2-3 बातें अपन को याद रखना है। मूल अर्थ क्या होता है, 2-3 इनके उद्देश्य और उनकी विधियां कौन कौन सी, इनके अलावा अपन को इसमें कोई खास बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कौशलों पर विशेष ध्यान देना, आप इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम कभी भी पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों कभी कभी बच्चों को ये कई बार लग भी जाता है कि नया सर डिटेल से पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। मेरी क्या आदत है ना, मुझे जहां पे लगता है कि हाँ यहां से कुछ खास हो सकता है, वहां पे मैं जोर ज्यादा लगाता हूं, और जहां पे मुझे ये लगता है कि नहीं यहां से तो क्या आएगा, तो वहां पे क्या जोर लगाना अपन को, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। अब आपको यदि पूछ लिया जाए कि लो बताओ गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती है, गद्य शिक्षण को पढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, तो एक तो आती है आपके अर्थबोधन विधि, अर्थ का बोध कराते हुए पढ़ाना, अर्थबोधन विधि। एक जो विधि आती है उसका क्या नाम है, अर्थबोधन विधि। एक आती है व्याख्यान विधि, जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है गद्य शिक्षण में, व्याख्यान विधि। ये सारी व्याख्यान विधि की डिटेल तो मैंने आपको पढ़ा भी दी थी। व्याख्यान विधि का मतलब होता है एक ही विषय वस्तु के ऊपर लंबे समय तक क्या करना, बोलना, आपका क्या कहलाता है, व्याख्यान कहलाता है। तो अर्थबोधन विधि भी आपके इसी की विधि मानी जाएगी, है ना, व्याख्यान विधि भी इसी की मानी जाएगी। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आती है आपकी प्रश्नोत्तर विधि, हाँ प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि, यह भी आपके गद्य शिक्षण की क्या मानी जाती है मेरे दोस्तों, आपके विधि मानी जाती है, ध्यान रखना। एक आती है आपके संयुक्त प्रणाली, संयुक्त प्रणाली भी क्या मानी जाती है, तो संयुक्त प्रणाली भी एक इसकी क्या मानी जाएगी मेरे दोस्तों, विधि मानी जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है ना, ये आपके गद्य शिक्षण की प्रमुख क्या कहलाएगी, विधियां कहलाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक चीज और भी पढ़ी जाती है कि गद्य शिक्षण के दौरान जो शब्द आते हैं उन शब्दों को समझाने के लिए हम किसी विधियों का सहारा लेते हैं, शब्दों की व्याख्या करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये नॉर्मल चीज है कि कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे समझ आएंगे, समास के द्वारा समझा सकते समास विधि, विलोम शब्द बता करके समझा सकते विलोम शब्द विधि, पर्यायवाची बोल करके पढ़ा सकते तो पर्यायवाची विधि, संधि विच्छेद करके पढ़ा सकते तो संधि विच्छेद विधि। तो ये चीजें पढ़ने की नहीं होती, शब्दों को व्याख्या करने के लिए हम इन सब चीजों का क्या लेते हैं, अपन सहारा लेते हैं। ये 3-4 विधियां जो महत्वपूर्ण मानी जाती है आपके गद्य शिक्षण की, जो मैंने आपको बता दी कि अर्थबोधन विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है, और ये आपकी होती है। इससे अतिरिक्त आपको गद्य शिक्षण में रीट वालों को और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाँ, ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। ये हो गया आपके गद्य शिक्षण। अब देखिए गद्य शिक्षण से
ठीक विपरीत टाइप का एक शिक्षण और आता है, उसको कहा जाता है आपके पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण। पद्य शिक्षण भी कहते हैं इसको, और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसको अपन एक और नाम से जानते हैं कि इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसको अपन कविता शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। चाहे आप इसको पद्य शिक्षण कहो, चाहे आप इसको कौन सा शिक्षण कहो मेरे दोस्तों, कविता शिक्षण कहो, एक ही बात है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो कविता शिक्षण है इसके अंदर रस, छंद, अलंकार वगैरह इन सब की भूमिका ज्यादा होती है। इसमें जो अर्थ समझा जाता है वो रस के साथ समझा जाता है, रसा अनुभूति की जाती है, भावा अनुभूति की जाती है, सौंदर्य अनुभूति की जाती है। ज्ञान अर्थ तो ग्रहण किया जाता है, लेकिन इन सभी बातों का भी इसके अंतर्गत क्या रखा जाता है दोस्तों, जिसको गा करके पढ़ाया जाए वो है आपके पद्य दोस्तों। ये एक अलग ही आनंद है, ये एक अलग ही चीज है। इसमें बात सीधी सीधी नहीं कही जाती है, इस पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण में बात सीधी सीधी नहीं की जाती है। गागर में सागर भरने वाली स्थिति होती है, कुछ लाइनें लिखी होती है, उसकी व्याख्यात्मक लाइनें आपको स्वयं को निकालनी पड़ती है, उसका अर्थ आपको स्वयं को क्या करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना पद्य शिक्षण और कविता शिक्षण के बारे में कि इसके अंतर्गत ये सारी चीजें क्या होती है मेरे दोस्तों, जरूरी होती है। कौन कौन सी, तो ध्यान रखना, इसमें स्वर, लय, गति, ताल, छंद, अलंकार, आरोह, अवरोह आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आरोह, अवरोह आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि पद्य एक प्रकार से साहित्यकारों की भाषा है। इसका प्रयोग अधिकांश जो करते हैं वो साहित्यिक लोग करते हैं। ये आपकी साहित्यिक विधा है, भाषा शिक्षण की साहित्यिक विधा को अपन क्या कहते हैं, पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण के नाम से। इसमें चाहे दोहे आए, सोरठे आए, छंद आए, है ना, या पद आए, इन सबको गाकर के अर्थ ग्रहण दिया जाता है। इसकी सबकी अपनी एक राग होती है, उस राग से इनको पढ़ाया जाता है ताकि बालक आराम से आनंद के साथ अपने अर्थ की अनुभूतियां यहाँ पे प्राप्त कर सके। ये बात आपको क्या रखनी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कविता शिक्षण के दो पार्ट पाए जाते हैं भाई। कितने? दो। चलो पहले सोपान पढ़ते हैं। कविता शिक्षण के सोपान कितने होते हैं? कविता शिक्षण के सोपान, पहले सोपान पढ़ा देता हूं, फिर आपको प्रकार बढ़िया समझ में आएंगे। कविता शिक्षण के सोपान, कविता शिक्षण के क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? सोपान की यदि बात करें कि कविता शिक्षण के कितने सोपान होते हैं, तो कविता शिक्षण के आपके 5 सोपान माने जाते हैं। कविता शिक्षण के कितने सोपान माने जाते हैं मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, कविता शिक्षण के आपके 5 प्रकार के सोपान यहां पे बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? तो एक तो आता है आपके अर्था अनुभूति, अर्था अनुभूति। एक आता है आपके सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति। एक आता है आपके भावा अनुभूति, भावा अनुभूति। ध्यान रखना क्या क्या होंगे, एक आपके अर्थानुभूति होगा, एक भावा अनुभूति होगा, एक सौंदर्य अनुभूति होगा, एक आता है रसा अनुभूति, रसा अनुभूति, रसा अनुभूति, और एक आता है आपके परमानंद अनुभूति, परमानंद अनुभूति, या इसी के साथ परमानंद अनुभूति। कितने मानी गई है मेरे दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, कविता शिक्षण के 5 सोपान आपके सामने बताए गए हैं। पहला कौन सा होता है? अर्थानुभूति, केवल अर्थ समझना। सौंदर्य अनुभूति, उसके अंदर जो भी आपके उसके अंतर्गत ये लगाए गए अलंकार, छंद वगैरह, उनको देखना, सौंदर्य भरना। एक होती भावा अनुभूति, इमोशन भरना। एक होती रसा अनुभूति, रस डालना, करुण है, ओज है, हास्य है,
रौद्र हैं, किस प्रकार की अपन जो है रस का प्रयोग कर रहे हैं, एक परमानंद अनुभूति राग डालना कि कैसे इसको गाया जाएगा। तो 5 प्रकार के आपके कविता शिक्षण के क्या बताए गए हैं मेरे दोस्तों, तो 5 प्रकार के आपके क्या बताए गए हैं मेरे दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है 5 प्रकार के आपके इनके सोपान बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहां पे मैं जस्ट इसके नीचे ही लिख देता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रकार, कविता शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान रखना कविता शिक्षण के मात्र आपके 2 प्रकार माने जाते हैं। पद्य शिक्षण के जो प्रकार माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं, 2। एक तो होता है बोध पाठ या इसको अवबोध पाठ भी कहते हैं, एक तो आपके होता है बोध पाठ और एक आपके होता है रस पाठ। अब दोनों में अंतर क्या है, तो यहां पे सुन करके समझ लेना। बोध पाठ में किसी भी चीज को पढ़ा तो जाता है उसी लय ताल के साथ में, लेकिन उसका अर्थ भी समझा जाता है। रस पाठ में केवल आनंद लिया जाता है, उसके अर्थ से हमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कोई वेदों का पाठ चल रहा है तो अर्थ तो अपन को नहीं पता, लेकिन श्लोक सुनने में बढ़िया अच्छे लग रहे हैं, रस पाठ। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हम अर्थ ग्रहण भी कर रहे हैं, ये बोध पाठ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब कविता का बोध या अर्थ समझा जाता है तो वो बोध पाठ कहलाता है, और केवल आनंद लिया जाता है तो वो कौन सा कहलाता है मेरे दोस्तों, रस पाठ कहलाता है। ये आपको क्या रखनी है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है। बात करें मेरे इसके अंतर्गत, तो बोध पाठ के अंतर्गत आपके केवल 2 सोपानों का प्रयोग होगा। कौन कौन से सोपान होंगे इसके अंदर, एक तो आपके इसके अंदर आएगा अर्था अनुभूति। भाई कौन सा आएगा, अर्था अनुभूति, जो अपन ने यहां पे पढ़ा था अर्था अनुभूति। और एक इसके अंदर आता है दोस्तों भावा अनुभूति। भावा अनुभूति, अर्था अनुभूति और भावा अनुभूति सोपान का प्रयोग जो होता है वो तो किसके अंतर्गत होता है, बोध पाठ में। बाकी जो 3 बचे हुए हैं वो आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन से, सौंदर्य अनुभूति, कि इसमें केवल सुंदरता को जाना जाता है, सौंदर्य अनुभूति। इसी के अंतर्गत आता है आपके रसा अनुभूति, रसा अनुभूति। और इसी के अंतर्गत आपके जो आता है वो कौन सा आता है, परमानंद अनुभूति। बताओ याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, परमानंद अनुभूति, आनंद के साथ में। ये आपके रस पाठ के अंतर्गत कितने सोपान आते हैं आपके, तो कविता शिक्षण के टोटल 5 सोपान माने गए हैं, जिसमें बोध पाठ में 2 का प्रयोग होता है और रस पाठ जो होता है उसके अंतर्गत कितने का प्रयोग होता है, आपके इनका प्रयोग होता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखिएगा। आपको ये ध्यान रखिएगा, कविता शिक्षण के 2 पक्ष माने जाते हैं। कविता शिक्षण के कितने पक्ष माने जाते हैं, तो कविता शिक्षण के 2 पक्ष माने जाते हैं। कविता शिक्षण के पक्ष, कविता शिक्षण के पक्ष, ध्यान रखना 2 पक्ष। एक तो होता है आपके कला पक्ष, मुख्य रूप से 2 माने जाते हैं। एक होता है आपके भाव पक्ष। भाव पक्ष, कला पक्ष के अंतर्गत तो उसको एक सजाया जाता है, कलात्मक रूप दिया जाता है, जिसमें अलंकार डाले जाएंगे, छंद डाले जाएंगे, है ना, लय राग वगैरह डाली जाएगी। भाव पक्ष में उसका अर्थ, उसके अंतर्गत वो रस डाला जाएगा कि किससे इसका अर्थ निकाला जाएगा, वो भाव उत्पन्न किए जाते हैं और एक में केवल कला भरी जाती है। तो ये केवल ध्यान रखना कि मुख्य रूप से कविता शिक्षण के हालांकि बहुत सारे पक्ष माने जाते हैं, सामान्य तौर पर अपन जो मानते हैं वो कितने मानते हैं मेरे दोस्तों, 2 पक्ष मानते हैं। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां, कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां। देखो यहां पे मैं आपको 2 विधियां बता रहा हूं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बने थे। एक तो कविता शिक्षण की विधि आती है जिसको कहा जाता है तुलना विधि, जिसमें एक कविता की दूसरी कविता के साथ तुलना की जाती है। और एक विधि जो आती है उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, समीक्षा विधि। समीक्षा विधि का मतलब क्या होता है कि कविता सुनकर के उसके ऊपर विचार किए जाते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहा है, इसकी जगह पे ये अर्थ भी तो निकल सकता है, कवि ने ऐसी बात क्यों की होगी, उसको कहते हैं समीक्षा। तो ध्यान रखना, छोटे स्तर पर तुलना विधि का प्रयोग किया जाता है। कविता शिक्षण की छोटे स्तर पर अच्छी विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो छोटे स्तर पर उपयोगी जो मानी जाती है वो तो कौन सी मानी जाती है, आपके तुलना विधि। और बड़े स्तर के लिए जो उपयोगी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो ध्यान रखना, बड़े स्तर पर उपयोगी मानी जाती है आपके समीक्षा प्रणाली को।
बड़े स्तर पर कौन सी उपयोगी होगी, तो बड़े स्तर पर जो उपयोगी होगी उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा आपके समीक्षा प्रणाली। इन दो विधियों को आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। इसके अलावा अपन एक विधि और आती है अभिनय विधि, है ना। अभिनय विधि जैसी कविता है उसके हाव भाव के साथ में भी इसको पढ़ा जा सकता है। अर्थबोध विधि भी आती है, सीधा सीधा अर्थ बता करके आप समझा सकते हो। निष्क्रिय विधियां ये सारी अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि के बाद में एक आती है आपके व्याख्यान विधि। ये भी किसकी मानी जाती है, तो आपके व्याख्यान विधि जो मानी जाती है वो भी किसकी मानी जाती है, तो ध्यान रखना व्याख्यान विधि भी आपके कविता शिक्षण की विधि मानी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, व्याख्यान विधि भी इसी की मानी जाएगी। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसके लिए और आती है मेरे दोस्तों एक व्यास विधि। कौन सी विधि आती है मेरे दोस्तों, एक व्यास विधि। एक आपके यहां पे आती है गीत विधि, गा करके पढ़ाओ। गीत विधि भी आपके कविता शिक्षण की क्या मानी जाती है, आपके महत्वपूर्ण विधियों में से मानी जाती है। एक खंडान्वय विधि भी आती है, खंडान्वय विधि। ये संस्कृत के अंतर्गत आती है, हालांकि हिंदी के अंतर्गत इसका कोई खास प्रयोग नहीं है। मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं है दंडान्वय खंडान्वय विधियां, क्योंकि दंडान्वय खंडान्वय विधियां जो पढ़ाते हैं वो संस्कृत शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। हिंदी भाषा में इसका कोई खास प्रयोग है नहीं है, तो इसीलिए अपन इसको ज्यादा यहाँ पे पढ़ते भी नहीं। ये आपके क्या कहलाएगी, इसकी विधियां कहलाएगी। दो चार अपन इसके क्या लिख देते हैं मेरे दोस्तों, उद्देश्य लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कविता शिक्षण होता क्या है या एक कविता शिक्षण की भूमिका क्या होती है। तीन चार अपन इसके क्या लिख देते हैं मेरे दोस्तों, उद्देश्य लिख देते हैं कि कविता शिक्षण के महत्व, उपयोगिता या इनके उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है। तो देखो एक उद्देश्य तो क्या होगा, साहित्य से परिचय कराना। बालकों को किससे परिचय कराना, साहित्य से परिचय कराना। एक तो ये ध्यान रखना है कि बालकों को आपके पद्य शिक्षण पढ़ाया भी इसलिए जाता है कि बालक क्या कर सके मेरे दोस्तों, साहित्य से क्या हो सके मेरे दोस्तों, प्रयोग कर सकते। आपको ये ध्यान रखना है। एक बालकों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास करना, इसका उद्देश्य क्या है, कल्पना शक्ति का विकास करना। बालक जैसे जैसे कविताएं काल्पनिक होती है, जैसे जैसे बालक काल्पनिक कविताएं पढ़ता है तो धीरे धीरे उसके अंदर भी कल्पना शक्ति का या सोचने का विकास होने लगता है। रसा अनुभूति कराना, रसा अनुभूति कराना कराना। पद्य के अंगों का ज्ञान कराना, पद्य के अंगों का ज्ञान कराना। अंग का मतलब वही छंद, अलंकार, रीति, है ना, हाँ जितनी भी होती है ये सारी, इनका क्या कराया जाता है, आपके इनका परिचय कराना भी एक क्या कहलाएगा, आपके इसका उद्देश्य कहलाएगा। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अपन करते कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना आदि, है ना, प्रति रुचि उत्पन्न करना। देखो ऐसे प्रश्नों में तो आप वैसे ही नहीं घबराओगे। जब ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ना, जिसके अंतर्गत आपको ये काम करना होगा कि कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, तो ऐसे प्रश्नों में आप नहीं उलझोगे। मैं 5-7 लाइनें इसलिए लिखाता हूं कि इससे आपको आइडिया हो जाएगी, हाँ इनके ये उद्देश्य माने जाएंगे। इसके आगे के अंदर हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न हो जाएगी, हाँ इसको अपन इस तरीके से रोकेंगे या समझेंगे। जरूरी नहीं है कि मैंने ये 7 लिखा है तो इसी में से आएगा। महत्व और उपयोगिता के प्रश्न, उद्देश्य के प्रश्न कुछ भी बन सकते हैं, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये आपका कौन सा शिक्षण कहलाएगा मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना ये आपके कहलाएगा कविता शिक्षण। भाई कौन सा शिक्षण हो जाएगा, कविता शिक्षण। तो 2 शिक्षण को अभी तक अपन ने क्या कर लिया दोस्तों, पढ़ लिया, है ना। अब आपको ध्यान रखना है एक विधि, एक आपके विधा और आती है जिसको कहा जाता है कहानी शिक्षण। हालांकि ये गद्य शिक्षण का ही एक भाग है, कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण देखो, कहानी शिक्षण बड़ा रुचिकर शिक्षण होता है। जितनी भी विधाएं आपके भाषाओं के अंतर्गत मानी जाती है, अगर बालकों का सर्वाधिक, बालकों के अंतर्गत सबसे ज्यादा यदि इंटरेस्ट आता है, सबसे ज्यादा यदि रुचि पैदा होती है, तो वो किसके अंतर्गत होती है, आपके कहानी शिक्षण के अंतर्गत होती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यही में आता है, कहानी शिक्षण में। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, कहानी कहते किसे, कहानी का मतलब होता है कि एक लेखक क्या करता है, किसी घटना के भावों को स्पष्ट रूप से क्या करता है, व्यक्त करता है। कि कोई भी घटित एक घटना है,
है ना, या एक काल्पनिक भी घटना हो सकती है, उसके अंदर भाव भरता है और फिर उसको स्पष्ट रूप से लोगों के सामने क्या करता है, प्रेजेंट करता है, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि इस घटना के माध्यम से हम आपको इस चीज के लिए सचेत करना चाहते हैं, या इस प्रकार का हम आपको क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कविता शिक्षण क्या होता है। तो कविता शिक्षण का मतलब होता है लेखक द्वारा किसी घटना को भाव से जोड़कर, किसी घटना को भाव से जोड़कर उसे स्पष्ट रूप से उजागर करना, उसे स्पष्ट रूप से उजागर करना क्या कहलाएगा। तो उसको स्पष्ट रूप से उजागर करना जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो आपके कहलाएगा एक तरीके से क्या कहलाएगा, कहानी शिक्षण कहलाएगा। ये आपको इसमें क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो आपको पूछ ले कि कहानी शिक्षण किसे कहते हैं, तो ये कहानी शिक्षण के बारे में 2-3 बातें क्या रखनी है मेरे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसके अंतर्गत भी अपन बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, तो 2-3 चीजें होती है। कहानी शिक्षण से अपन क्या कर सकते हैं, इसके उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य या महत्व क्या होते हैं, इसके उद्देश्य या महत्व 2-3 बातें मैं इसकी भी लिखा सकता हूं। एक तो याद रखना, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, बालक कहानी को ज्यादा पढ़ते हैं, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। एक तो अपन ये काम कर सकते हैं। दूसरा एक काम और भी होता है, कठिन विषय को सरल बनाया जा सकता है, कठिन विषय को सरल बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है, बनाया। इसीलिए आपको देखा होगा कि आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास पढ़ते समय टीचर बहुत सारी कहानियां सुनाता है आपको, है ना, बहुत अलग अलग प्रकार की कहानियां सुनाता है, क्योंकि रोचकता बढ़ती है। सीधे सीधे डाटा लिखाएंगे बच्चों को समझ में भी नहीं आएंगे। तो बालकों की रोचकता का विकास करने के लिए शिक्षक द्वारा ये गतिविधि अपनाई जाती है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो कठिन विषय को भी क्या बनाया जा सकता है, आपके सरल बनाया जा सकता है, ये भी आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना। बालकों में सामाजिक संस्कृति का विकास किया जा सकता है कहानी के माध्यम से। क्या किया जा सकता है, सामाजिक संस्कृति का विकास कहानी के द्वारा किया जा सकता है, यह भी आपको क्या रख सकते हो, ध्यान। इससे भी बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का क्या किया जा सकता है, विकास होता है। यह ध्यान रखना, इस विधा में बालक सर्वाधिक रुचि लेता है, इस विधा में बालक सर्वाधिक रुचि लेता है, सर्वाधिक रुचि लेता है। इस विधा में बालक द्वारा क्या ली जाती है, तो ध्यान रखना, इस विधा में बालक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, इस विधा में बालक सबसे ज्यादा क्या लेता है मेरे दोस्तों, रुचि लेता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं, कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियां, कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियां, कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियों में एक आपके मानी जाती है चित्र प्रदर्शन विधि भी कहते हैं इसको, है ना। एक जो सबसे पहली विधि आती है वो चित्र प्रदर्शन विधि। बालकों के सामने एक चित्र रखा जाता है, चित्र प्रदर्शन विधि। बालकों के सामने एक चित्र रखा जाता है और बालक को कहा जाता है कि इस चित्र के आधार पर उस कहानी का इसको क्या करना है, विस्तार करना है। एक अधूरी कहानी पूर्ति विधि भी कहलाती है, अधूरी कहानी पूर्ति। बालकों को आधी कहानी दी जाती है कि पूरी तुम करो, अधूरी कहानी पूर्ति विधि, पूर्ति विधि। यह भी आपके इस शिक्षण की क्या मानी जाती है मेरे दोस्तों, विधि मानी जाती है, आपको ध्यान रखना। एक होती है कथा कथन विधि, कथा कथन विधि, कथा कथन विधि। सीधी सूदी आप बालकों को कथाओं को क्या कर सकते हो मेरे दोस्तों, सुना सकते हो, ये इनकी विधि मानी जाएगी। और एक आती है वाचन विधि, वाचन विधि।
व्याख्यात्मक विधि भी इसकी विधि मानी जाएगी, क्योंकि इसकी भी व्याख्या की जा सकती है। ये आपको याद रखना है कहानी शिक्षण के बारे में। 3 विधाएं हमने अभी तक पढ़ी। गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा, पद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ लिया मेरे दोस्तों? कहानी शिक्षण के बारे में पढ़ लिया। 2-3 छोटी छोटी विधाएं हमारे पास में और हैं, इनको भी अपन क्या कर लेते हैं, एक बार यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। आपको ये ध्यान रखना, छोटी छोटी विधाएं यहां पे एक बार अपन और कर लेते हैं। एक आती है आपके एकांकी या नाटक शिक्षण। इसका तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको शानदार पढ़ा दूंगा। एकांकी शिक्षण भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, नाटक शिक्षण भी कहते हैं। एकांकी या इसको क्या कहते हैं, नाटक शिक्षण। एकांकी शिक्षण भी कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं अपन, नाटक शिक्षण भी कहते हैं। एकांकी शिक्षण या नाटक शिक्षण का मतलब क्या होता है? कोई विस्तृत भाग का एक छोटा भाग क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। कोई मान लीजिए कि कोई संपूर्ण घटना है, कोई बड़ा भाग है ना, जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत क्या कहते हैं, किसी बड़े रूप का, किसी बड़ी घटना का एक छोटा सा भाग जिसका अभिनय किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है। तो नाटक शिक्षण के बारे में क्या याद रखोगे? किसी बड़ी घटना या किसी बड़े भाग का एक छोटा रूप, एकांकी, एक अंक, है ना, वो क्या कहलाता है? आपका नाटक कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखोगे? किसी घटना या बड़े भाग का, किसी घटना का छोटा रूप, किसी घटना का या किसी बड़ी घटना का, किसी बड़ी घटना का छोटा रूप, छोटा रूप एकांकी कहलाता है। एकांकी कहलाता है, ये ध्यान रखना, एकांकी कहलाता है, नाटक कहलाता है। अब देखो, इस नाटक का आप प्रयोग कैसे कर सकते हो, या इस नाटक विधा का प्रयोग करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या क्या क्या हो सकता है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 2-3 चीजें होती है। एक तो इससे बालक में क्या होती है? अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। जब बालक नाटक का प्रयोग करेगा तो किसका विकास होगा? अभिव्यक्ति क्षमता का क्या होता है? क्षमता का विकास होता है, विकास होता है। एक आपको और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? अभिनय कला में प्रवीणता आती है। नाटक करना सीखता है बालक, अभिनय कला में प्रवीणता आती है, प्रवीणता आती है ना। आपके जो नाटक होते हैं उसके द्वारा आपके अंदर एक स्किल्स आ जाती है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि हाँ, अच्छे आर्टिस्ट या एक अच्छे एक्टर जो है आप इसके द्वारा बन सकते हो। ये भी आपको ध्यान रखना है। मनोरंजन के साथ ज्ञानार्जन होता है। मनोरंजन से क्या होता है? तो मनोरंजन के द्वारा क्या होता है? बालकों में मनोरंजन से ज्ञानार्जन किया जाता है, किया जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। हाँ, बालकों में भावात्मक और क्रियात्मक विकास भी होता है। भावात्मक व क्रियात्मक विकास भी होता है। भावात्मक व क्रियात्मक विकास भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको इसके बारे में, नाटक शिक्षण के बारे में या एकांकी शिक्षण के बारे में आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ये इनके क्या कहलाएंगे? उद्देश्य कहलाएंगे। आप इसको भी क्या रख सकते हो दोस्तों? ध्यान रख सकते हो। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। इनके वैसे जितनी भी विधियां होती है, वैसे तो नाटक शिक्षण की बहुत सारी विधियां मानी जाती है। मैं आपको 2-3 विधियों से परिचय करवा देता हूं जो आपको याद रखनी है। नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होगी? तो आपको यहां पे 2 विधियां तो सबसे ज्यादा याद रखनी है मेरे दोस्तों। एक तो आपको याद रखनी है, उस विधि का नाम है कक्षा अभिनय विधि। यह सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, कक्षा अभिनय विधि। अभिनय विधि यह श्रेष्ठ भी है, श्रेष्ठ विधि भी है, और छोटे स्तर पर अधिक उपयोगी भी है। छोटे स्तर पर उपयोगी, स्तर पर उपयोगी भी है, उपयोगी, है ना। उसके बाद में आपके एक विधि आती है जिसका नाम है रंगमंच विधि। रंगमंच विधि, रंगमंच विधि यह भी अच्छी विधि मानी जाती है, पर इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। बड़े स्तर पर प्रयोग, क्योंकि इसके लिए एक रंगमंच बनाना पड़ेगा, स्टेज बनाना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी
व्यवस्थाएं इसके लिए करनी पड़ती है। कक्षा अभिनय के लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। जैसे अपन छोटे थे से पाठ नहीं आते थे, आपने देखा होगा, जैसे रामायण का पाठ आ गया तो एक को राम बना दिया, एक को सीता बना दिया, एक को रावण बना दिया, एक को लक्ष्मण बना दिया, फिर जहां पे जिसकी लाइन होगी वो उसको पढ़ेगा। तो ये कक्षा अभिनय विधि कहलाती है, जिसको बहुत सरलता के साथ में एक शिक्षक क्या कर सकता है, आपके प्रयोग कर सकता है। एक सरलता के साथ में इसका क्या कर सकता है मेरे दोस्तों, उपयोग कर सकता है। अर्थ ग्रहण विधि और व्याख्यान विधि भी मानी जाती है इनकी। अर्थ ग्रहण विधि और कौन सी होती है आपके, तो आप यहां पे व्याख्यान विधि को भी ऐड कर सकते हो कि व्याख्यान विधि भी नाटक शिक्षण की विधि मानी जाती है। व्याख्यान विधि के द्वारा भी नाटक पढ़ाया जा सकता है। ये आपके नाटक शिक्षण के बारे में याद रखना है। लो बताओ कितनी विधाएं हो गई, अब 4 विधाएं होगी, 4-5 विधाएं होगी। गद्य शिक्षण हो गया, पद्य शिक्षण हो गया, कविता शिक्षण हो गया, और उसके साथ में आपके कौन सा हो गया, एकांकी या कौन सा हो गया मेरे दोस्तों, नाटक शिक्षण हो गया। ये आपको कई दोस्तों ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट विधा और आती है, 2 विधाएं और रही छोटी छोटी। एक तो आती है, ये थोड़ी महत्वपूर्ण भी है, वो होता है आपके व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण, व्याकरण शिक्षण। अब आपके आता है व्याकरण शिक्षण। देखिएगा, एक तो ये ध्यान रखना, बिना व्याकरण के भाषा का अस्तित्व ही नहीं होता। भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि बिना व्याकरण के भाषा का कोई खास अस्तित्व नहीं माना जाता, कोई महत्वपूर्ण अस्तित्व नहीं होता। ध्यान रखना। एक आपको ध्यान रखना है, व्याकरण भाषा का अनुशासन है। व्याकरण भाषा का अनुशासन है। कौन सा शब्द कब कैसे प्रयुक्त करना है, यह आपको कौन सिखाता है, तो यह आपको सिखाता है मेरे दोस्तों, वो सिखाता है व्याकरण। व्याकरण भाषा का द्वारपाल है, गेटमैन है ना। वो भाषा के अंदर त्रुटियों को आने से रोकता है, कोई गलतियां अंदर नहीं आ जाए, इसके लिए वो क्या कौन रोकती है, व्याकरण। यानी भाषा को शुद्ध बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका जो है वो किसकी मानी जाती है, व्याकरण की मानी जाती है। बिना व्याकरण के कोई भी भाषा कभी भी क्या नहीं हो सकती, संपूर्ण। तो ध्यान रखना, व्याकरण भाषा में त्रुटियां आने से रोकती है। व्याकरण भाषा में त्रुटियां आने से रोकती हैं, कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो जाए। इसके लिए जो है दोस्तों क्या किया जाता है, व्याकरण का क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। यह भी आपको क्या करना दोस्तों, बताना है। आपको यह भी ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना, इसको ना विकृतियां आने से क्या करती है दोस्तों, रोकती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इनके उद्देश्य क्या क्या है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लाखों हैं दोस्तों, जितने गिने जाएंगे उतने क्या होंगे मेरे दोस्तों, कम होंगे। जैसे मैं ये कहूं, वर्ण, शब्द, ध्वनि का ज्ञान कराना व्याकरण से ही होगा। बालकों को इसका ज्ञान यही कराए जाते। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना, प्रयोग करना सिखाना। क्या करना सिखाना मेरे दोस्तों, खुद भाषा का क्या करना सिखाना, आपके प्रयोग करना सिखाना। वर्ण लिपि का ज्ञान कराना, वर्ण या लिपि का क्या कराना, ज्ञान कराना। वर्ण लिपि का क्या कराना मेरे दोस्तों, ज्ञान कराना। ये भी इसके क्या माने जाएंगे, आपके उद्देश्य माने जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों लिपि प्रतीक चिन्हों का, लिख दिया आपने, वर्ण या लिपि प्रतीक चिन्ह। भाषा की मानकता का ज्ञान कराना, भाषा की मानकता का ज्ञान कराना। भाषा प्रयोग करना सिखाना, भाषा प्रयोग करना सिखाना।
सर व्याकरण के कितने उद्देश्य, व्याकरण के बगैर आप भाषा को क्या मानते हो, भाषा भाषा ही नहीं है जब तक व्याकरण उसके अंतर्गत क्या नहीं की जाती है, आपके ऐड नहीं की जाती है। वाक्य बनाना सिखाना, शुद्ध उच्चारण करना सिखाना, सब कुछ तो सिखाती है, व्याकरण सिखाती है शुद्ध भाषा का प्रयोग, भाषा पर अधिकार करना। भाषा का ज्ञान तभी होगा जब व्याकरण आएगी, भाषा पर अधिकार करना आदि, अधिकार करना आदि, ये आपके व्याकरण शिक्षण के क्या माने जाएंगे। ये आत्मा है भाषा की, ये निकाल दिया जाए तो भाषा मर जाए। किसी भी भाषा के अंदर से क्या निकाल दी जाए, किसी भी भाषा के अंदर से यदि व्याकरण को समाप्त कर दिया जाए, निसंदेह वो भाषा भी क्या हो जाएगी, आपके समाप्त हो जाएगी। उस भाषा का भी किसी भी प्रकार से क्या नहीं रहेगा, कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ये भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। एक आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट, व्याकरण शिक्षण के तत्व कितने माने जाते हैं। एक लाइन में बता रहा हूं मैं आपको, इतना सिंपल। व्याकरण शिक्षण के कितने तत्व माने जाते हैं, शिक्षण के तत्व, तो ध्यान रखना 3 तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? अक्षर, शब्द और वाक्य। शब्द और क्या हो जाएगा, आपके वाक्य। तो आपको पूछे कि बताओ व्याकरण शिक्षण के कितने तत्व माने जाते हैं, तो आंख बंद करके आप उत्तर दे सकते हो कि मात्र क्या माने जाते हैं मेरे दोस्तों, ये माने जाते हैं। आपको ये क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब आती है आपके व्याकरण शिक्षण की विधियां। व्याकरण शिक्षण की विधियां, सारी विधियां मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखी है। व्याकरण शिक्षण की, व्याकरण शिक्षण की विधियां, किस किस विधि से व्याकरण शिक्षण पढ़ाया जा सकता है, तो बताओ। एक विधि तो आती है आपके आगमन विधि। भाई कौन सी विधि मानी जाएगी, आगमन विधि। एक आपके आती है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है आपके निगमन विधि। एक विधि जो आती है उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, समवाय विधि। कौन सी विधि मेरे दोस्तों, समवाय विधि। एक विधि जो आपके मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो वो आपके मानी जाती है भाषा संसर्ग विधि। वे कौन सी विधि मानी जाएगी, भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि। इसके अंतर्गत ही आपके आती है खेल विधि, खेल विधि। और इसी के अंतर्गत आपके एक विधि और आती है जिसको अपन कहते हैं सूत्र विधि। कौन सी विधि आती है मेरे दोस्तों, सूत्र विधि। और एक विधि और आती है जिसको क्या कहते हैं अपन, जिसको कहते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि। ये सारी विधियां जो मानी जाती है वो किसकी विधियां मानी जाती है मेरे दोस्तों, ये सारी विधियां मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, आपके भाषा शिक्षण, व्याकरण शिक्षण की क्या मानी जाएगी मेरे दोस्तों, विधियां मानी जाएगी। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। चलिएगा, अंतिम चीज आपको और पढ़नी है, एक लास्ट बात आपको और पढ़नी है, और वो अंतिम चीज क्या है मेरे दोस्तों, वो है आपके रचना शिक्षण। एक शिक्षण और पढ़ना है आपको और आपकी विधाएं कंप्लीट। एक चीज और आती है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके रचना शिक्षण। किसे कहते हैं, रचना शिक्षण किसको कहा जाता है। सामान्य तौर पर अपन रचना का अर्थ क्या निकालते हैं, सामान्य तौर पर अपन रचना किसे कहते हैं दोस्तों, आपको यानी कि भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति रचना कहलाती है। भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, रचना कहलाती है। आपको यह ध्यान रखना किसी भी चीज की, तो क्या याद रखोगे, भावों या विचारों की, भावों या विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना कलात्मक अभिव्यक्ति आपके कहलाती है रचना। कलात्मक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना कलात्मक अभिव्यक्ति रचना कहलाती है। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है रचना कितने प्रकार की हो सकती है। रचना के प्रकार तो बड़ा सिंपल है मेरे दोस्तों, रचना केवल 2 प्रकार की हो सकती है,
भाई रचना जो की जा सकती है वो कितने प्रकार के रूप में की जा सकती है, तो वो केवल दो रूप में की जा सकती है। या तो आप बोल करके कोई रचना सुनाओगे तो इसको अपन क्या कह देंगे, मौखिक रचना, और या फिर आपके कौन सी हो सकती है, तो या फिर आपके कौन सी हो सकती है, तो एक हो सकती है आपके लिखित रचना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रचना शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो रचना शिक्षण केवल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होती है मौखिक रचना और एक जो होती है वो कौन सी होती है मेरे दोस्तों, लिखित रचना आपके मानी जाएगी। इसके संदर्भ में ये बातें आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना, ये आपको पता होना चाहिए। है ना, आपको ये ध्यान रखना है। रचना शिक्षण के कितने सोपान माने जाते हैं, तो ध्यान रखना रचना शिक्षण के आपके 3 सोपान माने जाते हैं। रचना शिक्षण के सोपान, ये भी याद रख लो हल्का सा, रचना शिक्षण के सोपान। रचना शिक्षण के कितने सोपान माने जाते हैं, तो रचना शिक्षण के अंतर्गत आपके कितने माने जाते हैं, एक तो होता है आपके प्रारंभिक सोपान। पहले सोपान का नाम क्या है मेरे दोस्तों, तो पहले सोपान का आपके जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्रारंभिक सोपान, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शब्द अक्षर वर्ण आदि की बनावट तय की जाती है कि कितनी सुडौलता रहेगी, कितनी दूरी रहेगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज जो तय की जाती है वो प्रारंभिक सोपान में की जाती है। दूसरा कौन सा सोपान आता है, तो दूसरा सोपान आता है जिसको कहते हैं अपन मध्य सोपान। पहले के अंदर तो अपन क्या करेंगे, शब्द अक्षर वर्ण, उनकी बनावट, उनकी सुडौलता, उनमें कितनी दूरी, उनकी सुंदरता, ये सब तय करते हैं। दूसरे के अंतर्गत क्या होता है, मध्य सोपान आता है, और मध्य सोपान को अपन द्वितीयक सोपान भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, शुद्ध वाक्य रचना, पद क्रम, कब क्या बोलना है, कब क्या बोला जाएगा, किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ये सब अपन करते हैं मध्य सोपान में। एक आपके आता है आपके तीसरा सोपान, जिसको अपन अंतर सोपान भी कह सकते हैं, या इसको अपन किस नाम से जानते हैं, उत्तर सोपान के नाम से भी जानते हैं। इसमें मौलिकता भरी जाती है। इसमें क्या भरी जाती है मेरे दोस्तों, इस सोपान के अंतर्गत क्या भरी जाती है, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत मौलिकता भरी जाती है। वास्तविक रचना का क्या होता है, आपके प्रारंभ होता है। जैसे देखो, सबसे पहले बालक क्या करेगा, जैसे मौखिक रचना कर रहा है तो वो शब्दों का चयन करेगा, लिखित कर रहा है तो कितनी दूरी पर लिखेगा, कितनी बनावट होगी, कितना बड़ा अक्षर लिखा जाएगा, कितनी दूरी पर लिखा जाएगा। ये मध्य सोपान में क्या करेंगे, वाक्यों को क्रमबद्ध रूप में जमाएंगे, पहले कौन सी बात की जाएगी, उसके बाद कौन सी की जाएगी, पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा। उत्तर सोपान में रचना का निर्माण कर लिया जाता है, तैयार हो जाती है, वास्तविक मौलिकता उसमें आ जाती है, रियल में वो चीज क्या हो जाती है, आपके बन जाती है। उसको अपन कौन सा सोपान कहते हैं मेरे दोस्तों, तो कौन सा सोपान माना जाएगा, तो इसका आपके उत्तर सोपान माना जाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। रचना शिक्षण के क्या उद्देश्य, बोल करके सुन लो। बालकों के अंदर अभिरुचियों का विकास होता है, बालकों के अंदर तर्क चिंतन शक्तियों का विकास होता है, बालकों में कलात्मक अभिव्यक्तियों का क्या होता है, विकास होता है ना। बालक के अंदर स्वाध्याय की आदत क्या होती है, विकसित होती है, बालक स्वयं रचना करना सीखता है। ऐसे रचना शिक्षण के आपके क्या माने जाएंगे उद्देश्य। बहुत नहीं के बराबर रचना शिक्षण के कोई प्रश्न आते, लेकिन हाँ, रचना शिक्षण की विधियां हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। रचना शिक्षण की विधियां, रचना शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं, इसके ऊपर अपन जरूर ध्यान देना चाहेंगे। और इसी के साथ में आपका टॉपिक भी यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। देखो, एक तो आती है प्रश्नोत्तर विधि। रचना शिक्षण की एक विधि आती है जिसका क्या नाम है, प्रश्नोत्तर विधि। एक विधि आती है जिसका नाम है भाषा यंत्र विधि। भाषा यंत्र विधि एक तो कौन सी आती है आपके, प्रश्नोत्तर विधि। एक कौन सी आती है, भाषा यंत्र विधि। एक आती है प्रवचन विधि या वाचन विधि, व्याख्या विधि, कुछ भी कह सकते हो। प्रवचन विधि भाई कौन सी विधि आएगी, तो एक विधि जो आती है आपके उसका नाम है प्रवचन विधि। भाई कौन सी विधि मानी जाएगी, प्रवचन विधि भी आपके रचना शिक्षण की क्या मानी जाती है, विधि मानी जाती है। प्रवचन विधि के बाद में यदि अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो इसके अंदर एक उद्बोधन विधि भी आती है और एक चित्र वर्णन विधि भी आती है। एक विधि का नाम है उद्बोधन विधि। कौन सी विधि मेरे दोस्तों, उद्बोधन विधि। और एक आती है जिसका नाम है आपके चित्र वर्णन विधि। भाई कौन सी विधि आएगी, तो ध्यान रखना, एक विधि आएगी जिसका नाम है आपके
चित्र वर्णन विधि भी इसको कहा जाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि, विवाद विधि। एक आती है मंत्रणा या चिंतन विधि, है ना, किसी चीज के ऊपर सोचना, मंत्रणा विधि, किसी भी चीज के ऊपर क्या करना, आपके विचार करना या सोचना, किस कौन सी विधि के अंतर्गत आएगी, आपके इसी के अंतर्गत आएगी। एक आती है रूपरेखा विधि और अनुकरण विधि। रूपरेखा विधि और कौन सी मानी जाएगी, अनुकरण विधि। क्लियर, ये आपके रचना शिक्षण और इसी के साथ में आपकी सभी विधाएं भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद भले ही जो है हाँ आप लीजिए, आज थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा पढ़ा है अपन ने कम समय के अंतर्गत। वो मैंने पहले शुरुआत में आपको चीज बता दी थी कि अपन कम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है कि इसके अंतर्गत अपन ने अभी तक कोई खास प्रश्न देखने को नहीं मिला है, तो अपन इसके ऊपर जोर देना नहीं चाहते। बाकी चाहते तो अपन पढ़ सकते थे इसको डिटेल से, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अगर मैं चाहता तो एक एक शिक्षण को एक एक दिन तक पढ़ाता, आराम से लंबे तक चलता, लेकिन मुझे भी पता है परीक्षा सर पे है, तो अनावश्यक चीजें न पढ़ी जाए। जिस चीज की जरूरत है उसी चीज को अपन क्रमबद्ध रूप से पूरा करना चाहेंगे। देखिएगा, भाषा की प्रमुख विधाएं एक बात की, तो सबसे पहले अपन ने कौन सा शिक्षण पढ़ा था, गद्य शिक्षण। गद्य शब्द संस्कृत की गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। व्रतबंधहीन रचना को क्या कहा जाता है, गद्य शिक्षण कहा जाता है। इसको साहित्यकारों की कसौटी भी कहा जाता है। इनके उद्देश्य व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना, शब्द भंडार में वृद्धि, ज्ञानार्जन का इसको सशक्त माध्यम कहा जाता है। भावात्मक पक्ष का विकास होता है, शुद्ध उच्चारण करना सीखता है, पठन कौशल का विकास होता है, लिपि लेखन शैली की पहचान कर लेती है। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां अर्थबोधन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और संयुक्त विधि मानी जाती है। पद्य शिक्षण जिसको लय, गति, ताल, छंद, अलंकार, आरोह अवरोह के साथ में पढ़ा जाता है ना। कविता शिक्षण के 5 सोपान बताए गए, अर्थानुभूति, सौंदर्यानुभूति, भावानुभूति, रसानुभूति और परमानंद अनुभूति। इसके 2 प्रकार होते हैं, बोध पाठ और रस पाठ। बोध पाठ में आपके 2 सोपान आते हैं, अर्थानुभूति और भावानुभूति, और रस पाठ के अंतर्गत आपके 3 आते हैं, सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति और परमानंद अनुभूति। आपको ध्यान रखना है। कविता शिक्षण के 2 पक्ष माने गए हैं, कला पक्ष और कितने भाव पक्ष। कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां तुलना विधि जो छोटे स्तर पर उपयोगी है, समीक्षा विधि जो बड़े स्तर पर उपयोगी है। इसके अलावा अभिनय, अर्थबोधन, व्याख्यान, व्यास, गीत और खंडान्वय विधि भी मानी जाती है। इनके उद्देश्य साहित्य से परिचय कराना, कल्पना शक्ति का विकास करना, रसानुभूति कराना, है ना, पद्य के अंगों का ज्ञान कराना वगैरह वगैरह इनके उद्देश्य माने जाएंगे। कहानी शिक्षण, कहानी का मतलब होता है किसी एक घटना में भाव को जोड़कर उसको स्पष्ट रूप से कहना, क्या कहलाएगा, कहानी। इससे बालकों में जिज्ञासा प्राप्त होती है, एक विषय वस्तु को सरल बनाया जा सकता है, कल्चर और सोशलिटी का विकास होता है, कल्पना का विकास होता है, और इस विधा में बालक सबसे ज्यादा रुचि भी लेता है। इनकी चित्र प्रदर्शन, अधूरी कहानी पूर्ति, कथा कथन विधि और वाचन विधि इनकी क्या मानी जाती है दोस्तों, प्रमुख विधियां मानी जाती है। एकांकी या नाटक शिक्षण का मतलब होता है किसी भी बड़ी घटना का छोटा रूप एकांकी कहलाता है। इसके अंदर अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है, अभिनय कला में प्रवीणता आती है, मनोरंजन, ज्ञानार्जन किया जा सकता है, भाव और क्रियाओं का विकास होता है। विधि की बात करें तो कक्षा अभिनय विधि इनकी श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जिसका प्रयोग छोटे स्तर पर किया जा सकता है। रंगमंच विधि भी इनकी बढ़िया विधि है, लेकिन इसका प्रयोग बड़े स्तर पर ही किया जा सकता है। अर्थ ग्रहण और व्याख्यान विधि भी इनकी मूल विधियों के अंतर्गत मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण की बात करें दोस्तों तो बिना व्याकरण के कोई भाषा नहीं होती। ये व्याकरण भाषा का अनुशासन कहलाता है, और त्रुटियां आने से या कोई भी विकृतियां आने से क्या करता है मेरे दोस्तों, रोकता है। इनका उद्देश्य क्या है, वर्ण शब्द ध्वनि का ज्ञान कराना, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना, वर्ण लिपि का ज्ञान कराना, मानकता का ज्ञान, सही भाषा का प्रयोग और भाषा पर अधिकार करना सिखाना। 3 तत्व माने गए व्याकरण शिक्षण के, अक्षर, शब्द और वाक्य। व्याकरण शिक्षण की विधियां आगमन, निगमन, समवाय, भाषा संसर्ग, खेल विधि, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि, इन सबको अपन डिटेल के साथ में वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब अपन ने विधियां पढ़ी थी तब मैंने आपको इसकी डिटेल्स एक ही साथ में पढ़ा दी थी। रचना शिक्षण की विधियों की बात करें, भावों या विचारों को कलात्मक अभिव्यक्ति की रचना कहलाती है। दोस्तों रचना 2 प्रकार की होती है, मौखिक रचना और लिखित रचना। रचना शिक्षण के 3 सोपान माने जाते हैं, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर सोपान। विधियों की बात करें मेरे दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा यंत्र विधि, प्रवचन विधि, उद्बोधन विधि, चित्र वर्णन विधि, वाद विवाद विधि, मंत्रणा विधि, रूपरेखा विधि, और कौन सी विधि मानी जाएगी, अनुकरण विधि। इनकी क्या मानी जाएगी मेरे दोस्तों, मुख्य विधियों में से विधियां मानी जाएगी। एक आपके बच्चों की बड़ी दिक्कत आ रही है, एक तो आप सुन लो, एक
क्लास और आएगी, भाषा शिक्षण खत्म। कॉमन पार्ट कल की क्लास के अंतर्गत आपके खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो अतिरिक्त आपके सब्जेक्ट का पार्ट होता है वो मैं एक एक दिन में आपके कंप्लीट कराऊंगा। कॉमन पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास तक, है ना। कल एक क्लास और आएगी, उसमें आपके सामान्य पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को ई बुक को लेकर के दिक्कत हो रही है कि न तो उनको शिक्षण वीडियो की ई बुक मिल रही है और न ही उनको क्या मिल पा रही है कि साइकोलॉजी की ई बुक। बड़े कमेंट्स कर रहे हैं। तो बेटा आप कन्हैया एजू सेंटर चैनल पर जाना, जहां पे 5-6 हजार सब्सक्राइबर हैं, उसके ऊपर जाओगे, उसके अंदर जाकर के एक सर्च का ऑप्शन आता है जहां पे बुक लिखना। आप जैसे ही बुक लिखोगे दोनों बुकें आपके सामने आ जाएगी, शिक्षण विधियों की भी आ जाएगी, साइकोलॉजी की भी आ जाएगी, और दोनों को आपको वहां से क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने क्या रखा है कि स्क्रीन के नीचे मेरे नंबर चल रहे, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करनी है, किस तरीके से आप क्या करोगे, प्राप्त करना चाहोगे। एक क्लास आपको हिंदी की और पढ़नी है, अपना हिंदी वाला सिलेबस और कॉमन पार्ट कंप्लीट। फिर 3-4 क्लासें लगेगी। पर्यावरण एक दिन में पढ़ाऊंगा, सामाजिक एक दिन में पढ़ाऊंगा, गणित एक दिन में पढ़ाऊंगा और विज्ञान एक दिन में पढ़ाऊंगा, पूरे सब्जेक्ट की विधि, क्योंकि उसमें है ही इतना ही है। जो कॉमन है वो हमने पहले पढ़ लिया, अब उसमें अतिरिक्त 10% 15% भाग ही बढ़ा है, तो 15% या 10% भाग को पढ़ाने में मुझे कोई खास समय लगेगा नहीं, तो एक एक दिन में मैं एक एक सब्जेक्ट को तैयार करवा दूंगा। यानी कि 3 से 4 या 5 दिन के अंतर्गत आपकी विधियों का काम कंप्लीट होने वाला है। थ्योरी, साइकोलॉजी भी थ्योरी कंप्लीट, विधियों की थ्योरी भी कंप्लीट। साइकोलॉजी की ई बुक आ गई, विधियों की अभी तक आपके पास में पहुंच जाएगी। उसके बाद में आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं, एमसीक्यू बैच, पीवाईक्यू बैच और रिवीजन बैच का आनंद लेते हुए अपने एग्जाम की तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल क्लास तो बढ़िया लगी होगी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, कमेंट आपको करना ही है, स्वाभाविक है कमेंट करना है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे में रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।